सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। जी। डॉक्टर अमित पाल भाई, आज थर्सडे है, जी। ऑर्गेनन डे है और जी। डेट हो गई है आज 6 नवंबर ना, 6 नवंबर 2025। जी। और ऑर्गेनन में हम जैसा कि सिक्स जी। एडिशन पढ़ रहे हैं और इसमें हम कंटेंट जो है इसका 28 पेज नंबर पे, उसमें हम जी। देखते हैं कि हमारा ग्रुप चल रहा है फॉरिज्म का 210 से लेकर के 230 के बीच में। 210 से 230 तक जो है ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेस बताया है निमेन साहब ने कि जो सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीज होते हैं उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए थे एफोरिज्म नंबर, याद दिलाएगा कोई? डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर श्रेय भाई भी आ गए। 220-21 के आसपास दो चल सौ रहा चौबीस स्टार्ट होगा सर। है जी। हाँ, 224 पीछे उसमें देख लो जो पिछली स्क्रीन शॉट डाल रखा होगा अमित पाल। हम्म। हाँ, लग रहा है वैसे 224 ही है। हाँ जी। उस पे निकाल के देखो प्रशांत, कौन सा है पिछली वाली रिकॉर्डिंग में, कहाँ तक का डाल रखा मैंने। चलो, मिला क्या? ठीक है, 224 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है अमित? 20, 21, 22, 23, हाँ 24 ही होगा जी। 24 से स्टार्ट 23 करते हैं। डॉक्टर श्रेय भी जी। लाइन पे हैं, डॉक्टर मुकुल भी हैं, डॉक्टर डेनिस चौहान भी हैं। तो जी। एफोरिज्म नंबर 24 में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि इफ द मेंटल डिजीज बी नॉट क्वाइट डेवलप्ड and if it be still somewhat doubtful whether it really arose from a corporeal affection or did not rather result from fault of education, bad practice, corrupt morals, neglect of the mind, superstition or ignorance। हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि यदि मेंटल डिजीज क्वाइट डेवलप्ड नहीं है, पूर्ण रूप से वो वन साइडेड होकर के मेंटल और इमोशनल डिजीज का रूप अभी नहीं लिया है, और यदि इसमें कोई डाउट है थोड़ा सा अभी कि ये वास्तविक रूप से कॉर्पोरियल अफेक्शन से अराइज नहीं हुआ। कॉर्पोरियल अफेक्शन से अराइज ऐसे होता है अमित पाल भाई, हमारे बीच में जो बात होती थी कि कॉर्पोरियल अफेक्शन डॉक्टर श्रेय, यदि वो बढ़ता जाता है शारीरिक बीमारी, और शारीरिक बीमारी जब एक लेवल पे पहुंच जाती है शरीर में, तो वो कई बार जब शरीर के एग्जिस्टेंस को खतरा होता है तो वो शिफ्ट हो जाती है मेंटल पे। कोई भी क्रॉनिक पैथोलॉजी यदि बहुत समय से चली आ रही है किसी इंसान में और वो बढ़ती जा रही है, तो वो कई बार फिर वो इंसेनिटी में पहुंच जाता है अमित पाल। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उसका कॉर्पोरियल बॉडी सुरक्षित रह सके, तो उसकी साइकी ये डिसीजन लेती है कि उसको कट ऑफ कर देती है माइंड एंड बॉडी के जो प्रॉपर कनेक्शन है, और वो मेंटली वो इंसेन हो जाता है, मैडनेस की तरफ पहुंच जाता है। या अब ले लो, शुरुआत होती है हिस्टीरिया से, हिस्टेरिकल हो जाएगा, फिर ओसीडी में चला जाएगा, फिर पैरोनिया वगैरह, साइजोफ्रीनिया, ये जितने ना ये उस तरफ जाने लगा अब। बिल्कुल। अगर कॉर्पोरियल अफेक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए, या वो कवर ना हो, या वो एक इंटेंसिफाइड स्टेट की तरफ जब बढ़ने लगता है, तो तब ही ये डेवलप होता है क्वाइटली, मतलब प्रॉपर तरीके से मेंटल और इमोशनल। तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि वो प्रॉपर डेवलप नहीं है और हमें इसमें जरा सा भी डाउट है कि वास्तविक रूप से ये कॉर्पोरियल अफेक्शन से अराइज नहीं हुआ है, अरोज नहीं हुआ है, और ये अगर रिजल्ट है मान लो किसी फॉल्ट ऑफ एजुकेशन का, किसी बैड प्रैक्टिस की वजह से अगर ये आया है अभी, यदि ये करप्ट मॉरल्स से है, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड से है, सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस से यदि पैदा हुआ है, इस तरह का यदि कोई मेंटल डिजीज है, तो हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि द मोड ऑफ डिसाइडिंग दिस पॉइंट विल बी दैट इफ इट प्रोसीड फ्रॉम वन और
other of the later causes, it will diminish and be improved by sensible friendly exhortations, consolatory arguments, serious representations and sensible advice. तो अगर ये जो बाद वाली बातें बताई हैं, अगर कोई मेंटल डिजीज परिणाम है फॉल्ट एजुकेशन का, बैड प्रैक्टिस का, करप्ट मॉरल्स का, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड का, सुपरस्टिशन का और इग्नोरेंस का, और यदि वो कॉर्पोरियल अफेक्शन से प्रॉपर तरीके से अराउज नहीं हुआ है तो ऐसा मेंटल डिजीज घट जाता है, ठीक हो जाता है यदि आप इंप्रूव हो जाता है, यदि आप उसको फ्रेंडली एग्जोर्टेशंस करो, मित्रता भाव से उसको सेंसिबल फ्रेंडली एग्जोर्टेशन करो, उसको कंसोलेटरी आर्गुमेंट करो, उस बंदे को समझाओ कंसोलेशन की जगह है यहाँ, जो जीएनएम बताती चली आई है कि उसको अवेयर करो, उसका कॉन्फ्लिक्ट दूर करो, कंसोल करो, सीरियस रिप्रेजेंटेशन एंड सेंसिबल एडवाइस दे करके ये कुछ डिमिनिश हो जाती है इस तरह की मेंटल डिजीज, बशर्ते वो कॉर्पोरियल अफेक्शन से अराउज ना हुई हो। बिल्कुल। फिर कह रहे हैं वेयर एज ए रियल मॉरल और मेंटल मेलेडी डिपेंडिंग ऑन बॉडीली डिजीज वुड बी स्पीडीली एग्रावेटेड बाय सच ए कोर्स। क्या बात है। लेकिन अगर ये कॉर्पोरियल अफेक्शन से अराउज हुआ है, यदि इसके पीछे इस मेंटल डिजीज के बैकग्राउंड में कोई शारीरिक बीमारी है पुरानी, और यहाँ पे अगर आपने ये वाला कोर्स अपनाया, सेंसिबल फ्रेंडली एग्जोर्टेशन का, कंसोलेटरी आर्गुमेंट का, सीरियस रिप्रेजेंटेशन एंड सेंसिबल एडवाइस का अगर यहाँ अपनाया अमितपाल भाई, तो वो स्पीडीली एग्रावेट कर जाएगा। बहुत बढ़िया। और बंदा पहुंच जाएगा मेलंकोलिक। करें द मेलंकोलिक वुड बिकम स्टिल मोर डिजेक्टेड, क्वेरलस, इनकंसोलेबल एंड रिजर्व। द स्पिटफुल मैनियक would thereby become still more exasperated and the chattering fool would become manifestly more foolish। और यदि इस मेंटल डिजीज की बैकग्राउंड का आधार कॉर्पोरियल अफेक्शन रहा और आपने इधर ये सेंसिबल एडवाइस दे करके और एग्जोर्टेशन से, कंसोलेशन से दूर करने की कोशिश करी, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बंदा पहले मेलंकोलिक था वो और भी ज्यादा डिजेक्टेड हो जाएगा, क्वेरलस हो जाएगा, इनकंसोलेबल हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, स्पिटफुल हो जाएगा मैनियक लेवल पे, और इस तरह से और ज्यादा वो हताश हो जाएगा आपके कंसोलेशन से। तो हमें देखना होता है कि हम किस बंदे को कितना कंसोल करें, किस केस में कंसोलेशन का फायदा मिलेगा, किस तरह के मेंटल डिजीज में कंसोलेशन से और ज्यादा बात बिगड़ेगी। और इस तरह से बढ़ते वो कह रहे हैं कि एक चैटरिंग फूल और भी ज्यादा फूलिश हो जाएगा। कोई जो बकबक करने वाला जो फूल है वो और भी ज्यादा फूलिश हो जाएगा। और इसमें फुटनोट नंबर 124 दे रखा है फूलिशनेस में। कह रहे इट वुड सीम एज द माइंड इन दीज केसेस फेल्ट विद अनइजीनेस एंड ग्रीफ द ट्रूथ ऑफ दीज रेशनल रिप्रेजेंटेशंस एंड एक्टेड अपॉन द बॉडी एज इफ इट विश्ड टू रिस्टोर द लॉस्ट हार्मनी, but that the body by means of its disease reacted upon the organs of the mind and disposition and put them in still greater disorder by fresh transference of its suffering onto them। यह बड़ा अच्छा सा भाव दे रखा है 124 में कि आखिर ये बॉडी ने ये स्टेट क्रिएट ही क्यों करी होगी, शरीर में ये बात आई ही क्यों होगी, क्यों ये मेंटल की तरफ गया होगा, उसका भाव है। और यदि इस मेंटल स्टेट को, ये मेंटल स्टेट जो बनाता है मेंटल डिजीज के रूप में, वो भी बॉडी को हार्मोनाइज रखने के क्रम में बनाता है, वो इसमें नजर आएगा। कह रहे हैं कि इट वुड सीम एज दो द माइंड इन दीज केसेस फेल्ट विद अनइजीनेस एंड ग्रीव विद ट्रूथ ऑफ दीज रेशनल रिप्रेजेंटेशंस and acted upon the body as if it wished to restore the lost harmony। इस तरह के केसेस में अमितपाल भाई अगर ऐसा हम कोर्स अपनाते हैं तो वो अनइजीनेस फील करता है और ग्रीफ फील करता है इन केसेस में सच्चाई के प्रति,
इन रेशनल रिप्रेजेंटेशंस के प्रति, और वो शरीर के ऊपर उसको रिस्टोर करने के लिए, उसकी जो शरीर की हार्मनी जो लॉस्ट हो गई थी उसको रिस्टोर करने के क्रम में काम करते हैं वो चीज। जो इस तरह के ये आपका रेशनल रिप्रेजेंटेशन जो आप दिखाओगे तो वो फिर से एक तरह से रस्साकसी होगी, जो एक हार्मनी बनी हुई थी बॉडी को बचाने के लिए, वो फिर शारीरिक और मानसिक उसमें फिर रिस्टोरेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा। कह रहे हैं बट द बॉडी by means of its disease reacted upon the organs of mind and disposition and put them still greater disorder by a fresh transference of its suffering onto them। अब ये जो शरीर पहले से ग्रसित था कॉर्पोरियल डिजीज से, वो जो पहले ही नहीं झेल पा रहा था, यदि उसको रिस्टोरेशन की तरफ फिर करने की कोशिश करेगा आपका ये सीरियस रिप्रेजेंटेशन और रिकंसोलेटरी एडवाइस, तो ये शरीर फिर से और ज्यादा तीव्रता से रिएक्ट करेगा माइंड एंड डिस्पोजिशन पे कि तू ही रख भाई, मेरे पे नहीं थम रहा, तू ही रख। कहते हैं ना अमित, तो जैसे आप और मैं हैं, आपने थक के कोई चीज मुझे पकड़ा दी और किसी तरह से मैं फिर वापस आपको पकड़ाने लगा, तो आप तो पहले ही थक गए थे, बिल्कुल। तो आप और ज्यादा जोर दे करके मेरी तरफ को उस चीज को रखोगे, तो इस तरह से माइंड एंड डिस्पोजिशन पे और ज्यादा रिएक्ट करेगा फिर ये शरीर का वो रिएक्शन, और उसको और ज्यादा डिसऑर्डर में ले जाएगा और फ्रेश ट्रांसफरेंस कर देगा उसकी सफरिंग को उसके ऊपर। सर इसमें डाउट था सर, इसमें जी भाई। ये था कि अगर ये सोरिक हो या मतलब सोरोसिफिलिटिक हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइटी का पेशेंट है, उसको एंजाइटी की दिक्कत होती है और साथ साथ में उसको स्किन के इश्यूज भी हैं। अब अगर हम मेडिसिन देते हैं और उसके स्किन के इश्यूज ठीक होते हैं लेकिन एंजाइटी बढ़ती है या एंजाइटी कम होती है तो स्किन के इश्यूज बढ़ते हैं, तो कौन से वाले में मतलब हमारा पॉजिटिव जाएगा? बेसिकली देखो, आपने दोनों ही जो भाव दिए ना, पहले तो आपने शब्द बोल के चले सोरोसिफिलिटिक, दूसरा आपने स्किन की प्रॉब्लम और एंजाइटी को जोड़ा। ये लेस सीरियस स्टेट है, ये इसमें कॉर्पोरियल बॉडी उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि खुद नहीं झेल पाएगी प्रोसेस को, टोटल मेंटल की तरफ नहीं धकेलेगी। अगर सोरोसिफिलिटिक केस है तो ये मोस्ट डायनेमिक केस होता है। हाँ, सोरोसिफिलिटिक केस वो अगर है जहां सिफिलिस डिस्ट्रक्शन है। बेसिकली बात ये डॉक्टर श्रेय हो रही है, साइकोसिफिलिटिक केस जब पहुंच जाते हैं माइंड मेंटल प्लेन पे, साइकोसिफिलिटिक क्लियर कट तो वो है। साइकोसिफिलिटिक पैथोलॉजी का बहुत ज्यादा यहाँ रोल है, मेंटल डिजीज की तरफ जब शिफ्ट हो जाती है तो उसके लिए 224 है। जो आपने बताया स्किन की दबती है मेंटल पे आ जाती है, माइंड की दबती है स्किन पे आ जाती है, ये अभी भी डायनेमिक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ है ही नहीं 224 का रोल, लेकिन 224 का रोल पैथोरिज्म का है साइकोसिफिलिटिक केसेस में। सोरोसिफिलिटिक केस आपके डायनेमिक होते हैं, तो वहां कई बार आपका जो कंसोलेशन है, आपका जो ये फ्रेंडली एग्जॉर्टेशन है, वहां कई बार कारगर साबित हो जाता है। लेकिन यहाँ टोटली फेल होगा यदि साइकोसिफिलिटिक केस मेंटल डिजीज का रूप लेता है, कॉर्पोरियल साइकोसिफिलिटिक। हाँ भैया। ये इस जैसे अभी तो सोरोसिफिलिटिक हो गया लेकिन ये क्रॉनिक हो गया, अब उसको एंजाइटी रहती है और उसके लिए रेफरेंस भी रह रहे हैं, तो वो मेडिसिन देने से अप डाउन मतलब कोई चीज बढ़ती है तो कोई चीज घटती है, तो ये तो साइकोसिफिलिटिक में चला ही जाएगा। हाँ, साइकोसिफिलिटिक भी डायनेमिक होती है और स्ट्रक्चरल होती है। साइकोसिफिलिटिक डायनेमिक कैसे होगी? मेरे पास एक केस आया था कि साहब इसको स्किन इरप्शन दबते हैं तो इसको अस्थमा हो जाता है, और जब इसका अस्थमा कवर करता है तो स्किन पे एक्जिमा आ जाता है या स्किन पे इरप्शन आ जाता है। तो ये भी, लेकिन हाँ बात ऐसी है, जो आपका भाव समझने का है, समझाने का है, वो यही है कि ऐसे केसेस में अगर आप बहुत ज्यादा कंसोलेशन, बहुत ज्यादा कंसोलेटरी एडवाइस आर्गुमेंट करेंगे तो ये केस और ज्यादा, या तो वो मेंटल वाला पार्ट और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और या फिर स्किन या फिर कॉर्पोरियल पे वो बॉडी परमानेंट सेट हो जाएगी जो आप कह रहे हो। या तो उसकी अगर एंजाइटी चली गई तो उसको परमानेंट सेट हो जाएगा शरीर पे, जो आप एक्जिमा कह रहे हो या सोरियासिस जो भी।
स्किन कंप्लेंट। और यदि स्किन कंप्लेंट नहीं आई तो वो एंजाइटी फिर परमानेंट हो जाएगी आगे को चल के। तो ये एक ऐसा है कि अभी बीच का रस्सा कसी चल रही है, माइंड बॉडी की तरफ को धकेल रहा, बॉडी माइंड की तरफ को धकेल रही है, जो आप कह रहे हो, ठीक है। जी सर। और यदि आपने यहाँ इसको नहीं प्रॉपरली ट्रीट करा तो फिर एक स्टैंड ले लेगी आगे चल के ये पैथोलॉजी, ये मेलेडी आगे चल के या तो माइंड की तरफ सेट हो जाएगी पूरी तरह से ज्यादातर, या फिर बॉडी की तरफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर माइंड एंड बॉडी का झोल शुरू हो गया तो ज्यादातर बॉल माइंड के पाले में गिर जाती है, ज्यादातर जाके ज्यादातर मेंटल डिजीज की तरफ बढ़ेगा यदि कॉर्पोरियल उसमें शामिल है। अदरवाइज मेंटल डिजीज अपने आप में भी सीधे सीधे भी आते हैं, अगला यही आएगा 2 to 5 और 6 में आगे। कई बार मेंटल डिजीज जो है वो बिना कॉर्पोरियल डिजीज के भी अचानक कोई किसी के साथ घटना हो जाए, अचानक ह्यूमिलिएशन हो जाए, अचानक कोई लॉस हो जाए तो उधर से भी आ जाता मेंटल डिजीज डायरेक्ट, है ना भाई। और एक इधर से भी जाता है कॉर्पोरियल डिजीज के बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से। तो ये बीच की बातें हैं जो बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ क्लिक करी। इन बीच की भी कुछ फेसेस होती हैं जहां ना तो पूर्णतः वो कॉर्पोरियल है ना पूर्णतः वो मेंटल डिजीज है। तो ऐसे केस अल्टरनेटिंग स्टेट में फंसे रहते हैं। हाँ सर। तो सर इसका मतलब ये बॉडी कंफ्यूजन में जा रही है इसमें, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, रूब्रिक कंफ्यूजन ले सकते हैं वहाँ, फिर आती है बात कंफ्यूजन में, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि यार एक तरफ तो क्लियर हो कम से कम। तो आगे फिर आपने बात बताई है तो ये चलेगी, फिर रूब्रिक क्या लेंगे यहाँ हम। जी बस ये जो आप बता रहे हो ये अल्टरनेटिंग वाले आ जाएंगे। और ऐसा तो नहीं है कहीं के क्या कहते हैं, ये जो बातें चल रही हैं डॉक्टर श्रेय पवन बोस, ये मेंटल डिजीजेज और ये कॉर्पोरियल वाली ये हल्की फुल्की नहीं है। ये वो कॉर्पोरियल है जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि अब मेरे वस्तु, जब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विसरा, जब हमारी लाइफ थ्रेटनिंग आ जाती है तब वो माइंड की तरफ भेज देता है। वो लेवल पे बताना चाह रहे हैं हनीमैन साहब, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हो अमित शर्मा। ये 2 to 4 का भाव वही है जो अमित शर्मा ने बताया डॉक्टर श्रेय, लेकिन उससे जो अर्ली स्टेट्स हैं वो भी हैं जो आपने बताई है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन वही है जो अमित शर्मा ने बताया। जी सर। कि यदि ऐसे केसेस को आप, अगर ऐसे केसेस को आप कंसोलेशन में ले जाते हो, सीरियस रिप्रेजेंटेशन, सेंसेबल एडवाइस में ले जाते हो, तो यहाँ केस और बिगड़ेगा। हाँ, वो पागल और ज्यादा पागल होगा। यार इससे बढ़िया तो जब ही तैयार ये जब काउंसलिंग नहीं कराई थी। हाँ जी। प्रैक्टिकल बात सीखने की यही है, जब डिसीज मेंटल लेवल पे चली गई है तो वहाँ काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। वहाँ बैठा के पेशेंट को आप ये नहीं करोगे कि भाई तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, क्योंकि वर्ष लेके जाएगी केस को। हाँ, तो वहाँ जीएनएम फेल हो गई थी। हेमर साहब को जो सजा हुई जाके बाद में, हेमर साहब को जो उसका सामना करना पड़ा कानूनी कार्रवाई का, डॉक्टर श्रेय, उसका भी भाव यही था। डॉक्टर हेमर साहब एडवांस केस ऑफ भी ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे उसी उससे जो थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स से, वो केस बिगड़ गए। बस देखिए डॉक्टर अमित पाल ने बिल्कुल सही कहा यार। क्या यहाँ पर हमारे को सीधी सी बात होती है कि जब एग्जेजरेटेड, जब इस तरह का, वही आपने कहा ना, ये एक तरह से इंसैनिटी की स्टेट आ जाती हैं। ये जो डॉक्टर हनीमैन साहब कह रहे हैं कि इंसैनिटी, एक तरह से इंसैनिटी के फिजिकली और मेंटली, जब फिजिकली नहीं झेल पाती तो बॉडी मेंटली उसे कोई इंसेन कर देती है। तो पहले पागल को तुम समझाओगे तो और वो पागल, वो और ज्यादा दिक्कतें करेगा। इसलिए वहां पर उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये एक तरह से वो स्टेट्स हैं बस। बल्कि फायदे की जगह नुकसान याद रखें कि नुकसान है। बात ये नहीं कि फायदा है या नहीं है अमित, फायदा ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो और मामला बिगड़ेगा जी, क्योंकि ये इंसैनिटी के स्टेट्स हैं। और पता है इसके पीछे बेस है कॉर्पोरियल पैथोलॉजी का, इस बात का ध्यान रखें। और बहुत अच्छी बात आप अमित शर्मा आपने कही, यदि कोई
विसरल ऑर्गन का डेटोरेशन हो रहा है डॉक्टर श्रे, ये उस जी लेवल सर। के केस हैं। अगर अभी विसरा या कॉर्पोरियल बॉडी एकदम फिट है तो वो इस बीच में कभी वो उधर को धकेलेगी, वो उधर को धकेलेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, मेरे पास एक केस आया था कि भैया इसे अगर अस्थमा होता, बल्कि हालांकि ये था कॉर्पोरियल पे ही कि अस्थमा हो जाता है तो स्किन डिजीज चला जाता है, स्किन डिजीज सही होता है तो अस्थमा आ जाता है। ऐसे स्किन डिजीज ठीक होता तो एंजाइटी हो जाती होगी, एंजाइटी ठीक हुई तो स्किन डिजीज आ गया। बॉडी टू माइंड, माइंड टू बॉडी के जितने भी रूब्रिक हैं, फिजिकल टू मेंटल के जितने भी रूब्रिक हैं, वो इसी झोल में सर झूल मैंने रहे हैं भैया। सर मैं इसलिए पूछा था कि मैंने एक केस देखा था जिसमें उसको क्या होता था कि जब स्टमक के इश्यूज होते थे तो उसको स्किन इरप्शंस भी या स्किन की दिक्कत भी बढ़ती थी, दोनों हाँ साथ साथ होता था। हाँ तो जब ट्रीटमेंट चला उसका काफी टाइम, तो पेट की समस्या तो उसकी ठीक हो गई, हाँ ज्यादा नहीं होती। हाँ लेकिन जो स्किन की दिक्कत है, अब स्किन ऑर्डिनेटेड विद एंजाइटी हो गया। अब उसको जैसे कि स्किन की दिक्कत होगी और एंजाइटी भी होगी, या फिर स्किन ज्यादा बढ़ेगी तो एंजाइटी कम हो जाएगा, एंजाइटी बढ़ेगी तो स्किन की दिक्कत कम हो जाएगी। हाँ। तो अब आप ये तो मैं देखिए यही कह इस, रहा था। हाँ हाँ हम्म, हाँ हाँ तो मैं यही सोच रहा था कि इसका मतलब कि क्या था कि अभी तक वो जो अंदर का एक तरीके से जो कि मॉर्बिड चीज है वो अभी गई नहीं है, उसने बस एक रूप ले चेंज करके उसको ब्रेन की तरफ या एंजाइटी की तरफ दिखना शुरू करा है। पहले तो अल्ट्रेशन था कॉर्पोरियल टू कॉर्पोरियल, हाँ अब अल्ट्रेशन हो गया कॉर्पोरियल टू मेंटल। जी। पहले तो स्टमक से स्किन, स्किन से स्टमक, अब हो गया स्किन से एंजाइटी, एंजाइटी से स्किन, एंजाइटी से स्किन, स्किन से एंजाइटी। जी। तो यह ट्रैक चेंज करा। बल्कि यहाँ तो मुझे हाँ। भाव ये आ रहा है कि ये तो और थोड़ा सा हम सीरियस लेंगे। हम्म। पहले बॉडी बॉडी पे तो चल रहा था, अब तो बॉडी से जी। सेंटर पे जाने लगा। तो ये केस भले ही पेट सही हो गया है, अब इसने जो ट्रैक चेंज करा है तो ये थोड़ा सा और एडवांस हुआ है यहाँ केस। ये क्योर नहीं, ये लाइट नहीं हुआ, इंटेंसिफाई हुआ है केस, इंटेंसिफाई हुआ है जी, वो ही ऐसा सोच रहा प्रतीत हो था रहा मैं। है अमित शर्मा। अल्टरनेटिव डॉक्टर श्रेय, यहाँ पर बात जो चल रही है, बात वो चल रही है कि इस केस में आपने बोला, देखो मैं फिर कह रहा हूं, हमारे को एंजाइटी की आपने बात करी, तो एंजाइटी और स्टमक इशू यानी कि अभी भी कंसोलेशन का रोल है। डॉक्टर हैरीमैन की डीपली देखो कि उन्होंने कहा कि कंसोलेशन का रोल कहाँ नहीं है। हाँ अभी हाँ अभी तो एंजाइटी की बात है, तो एंजाइटी में तो उसे समझाओगे, अगर वो एंजाइटी में ही है तो हम उसे आराम से समझा के शांत कर सकते हैं। हाँ लेकिन जब वो बिल्कुल इंसेनिट, जब वो हाँ, मैडनेस में, मेनिया इंसैनिटी में चला जाएगा, वो ज्यादा सीरियस माना जाएगा। तब बिल्कुल हम उसे समझा के सही नहीं कर सकते। एंजाइटी बिल्कुल। को तो समझा के सही किया जा सकता है। हाँ हाँ, नहीं एंजाइटी बहुत प्राइमरी चीज है, तो उस तक थोड़ी सी पहुंच हो सकती है। यहाँ दो बातें साथ में चल गई, एक तो डॉक्टर श्रेय का केस और एक 224 क्या कहता प्रॉपर, ऐसे जी दो सर। बातें चल गई। तो बात यही है वहां भी कि स्किन टू एंजाइटी अभी भी थोड़ा सा सूदिंग है। अगर स्किन टू मेनिया, स्किन टू इंसेनिटी, इनटू स्किन टू डिलीरियम मेंटली, वो एडवांस माना जाएगा दोस्त। और भी अच्छी बात क्लियर कर दी अमित ने। जी तो सर। अब चलते हैं एफोरिज्म 225 पे क्या कह रहे हैं। एफोरिज्म 225 में कह रहे हैं कि देयर आर हाउएवर, as has just been stated, certainly a few emotional diseases which have not merely been developed into that form out of corporeal diseases, but which in an inverse manner, the body being but slightly indisposed, originate and are kept up by emotional causes, such as continued anxiety, worry, vexation, wrongs, and the frequent occurrences of great fear and fright. तो अभी हम पीछे 224 में बात कर रहे थे जब कॉर्पोरियल से मेंटल पे जाता है। अब यह 225 में कह रहे हैं सीधे सीधे कैसे मेंटल लेवल से ही स्टार्ट हो सकता है इमोशनल डिजीज और मेंटल डिजीज, सीधे बिना कॉर्पोरियल के ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के भी शुरू हो सकता है। ये वाला इसमें बता रहे हैं, कह रहे हैं देयर आर हाउएवर, हालांकि यहाँ पर एज हैज जस्ट बीन स्टेटेड, जैसे कहा जा चुका है,
certainly a few emotional diseases which have not merely been developed into that form out of corporeal disease. Certainly a few बोला है, ज्यादातर नहीं मिलेंगे, ये ज्यादातर में कॉर्पोरियल का ही जुड़ाव दिखेगा, लेकिन कुछ एक डिजीज ऐसे हैं इमोशनल डिजीज जो मात्र डेवलप which not merely been developed into that form out of corporeal disease but which in an inverse manner, इसके inverse manner में कह रहे हैं the body being but slightly indisposed, जिनमें शरीर तो डिस्पोज तो है लेकिन थोड़ा बहुत है, वो ओरिजिनेट होते हैं, कह रहे हैं ओरिजिनेट एंड आर कैप्ट अप बाय इमोशनल कॉजेज, जो जिनका ओरिजिन और जिनका बने रहना इमोशनल कोज होता है, ना कि बॉडी का ज्यादा इंडिस्पोज होना। कह रहे हैं सच एज, जैसे कि कंटिन्यूड एंजाइटी होने की वजह से, वरी रहने की वजह से, वैक्सेशन, रॉन्ग्स एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ ग्रेट फियर एंड फ्राइट, अगर किसी के जीवन में बना है तो उसकी वजह से भी मेंटल और इमोशनल डिजीज रह सकता है, जबकि यहाँ शरीर बहुत ज्यादा डिस्पोज नहीं है कॉर्पोरियली। कह रहे हैं दिस काइंड ऑफ इमोशनल डिजीज इन टाइम destroys द corporeal हेल्थ ऑफन ए ग्रेट डिग्री। अच्छा, तो भाई इनका फिर परिणाम बताया कि अगर इस तरह के जो डिजीज अगर लंबे समय तक बने रहे, इमोशनल डिजीज, ये वरी वाले, वैक्सेशन वाले, कंटिन्यूड एंजाइटी वाले, तो ये फिर आगे चल के कॉर्पोरियल हेल्थ को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब ये मेंटल कैसे कॉर्पोरियल को गिराता है ये दिखा है, और उधर कैसे कॉर्पोरियल मेंटल की तरफ शिफ्ट होता है वो भाव आया था। तो इसमें दो मेडिसिन है, जिसमें इमोशनल गोज टू बॉडी और बॉडी गोज टू मेंटल। जो एसिड फोर्स है, एसिड फोर्स में पहले मेंटल इन्वॉल्व होता है इमोशंस के रूप में, और फिर बॉडी पे पैथोलॉजी आती है, बॉडी वीक होती है। और एक शायद म्यूरेटिक एसिड है या पिक्रिक एसिड है, उसमें पहले फिजिकली वीक होता है फिर मेंटल वीक होता है। उन दो मेडिसिन का भाव आ जाएगा यहाँ अमित। पिक्रिक एसिड है, हाँ पिक्रिक एसिड गोज टू फिजिकल टू मेंटल, और एसिड फोर्स गोज टू मेंटल टू फिजिकल। तो पिक्रिक एसिड का भाव तो 224 पे मैच कर रहा है समझने के लिए मात्र, और एसिड फोर्स का 225 को समझाने की तरफ जाएगा। ठीक है अमित, कुछ कह रहे हैं? बस वही बात है, देखिए इसमें ना बहुत क्लियर कट सबके, वैसे तो सबका चलता रह रहा है। दो बातें हुई, इमोशनल और मेंटल। तो मेंटल में इमोशनल और इंटेलेक्ट, इमोशंस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। पहले इमोशंस, हाँ इमोशनल और मेंटल डिजीज को एक साथ रख के चलने की कोशिश है हैनीमैन साहब की। कॉर्पोरियल को कर दिया उन्होंने अलग। हाँ मेंटल और इमोशनल लगभग एक कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। हालांकि अगर बारीकी में जाओगे तो इमोशंस आल्सो फिजिकल, हार्मोनल है ये, तो उधर ना जाके हम बात रखेंगे इमोशंस को और मेंटल को एक कैटेगरी में रख के समझेंगे और कॉर्पोरियल को अलग कैटेगरी में। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ रही है। तो 225 में दिखा के किस तरह से डायरेक्ट इमोशनली और मेंटली सर आपको दिए हैं ना, वो कर लेना, बीमारी स्टार्ट हो सकती है, आता है आपको, है ना? ये डॉक्टर अभिषेक का किसका है? हाँ आवाज आ, कोई डॉक्टर अभिषेक, कोई बात। तो अब आगे है 226 में कह रहे हैं इट इज ओनली सच इमोशनल डिजीज। हेलो बस, हाँ बेटा, जी जी। एसिड फॉस और पिक्रिक एसिड का एक बार आप लोगों ने बताया ना कि मेंटल टू इमोशनल, इमोशनल टू मेंटल, वो एक बार फिर से बताइए, वो हम थोड़ा सा उसको बहुत। हाँ बेसिकली उनका नाम हमने यहाँ केवल एक ट्रैक को समझने की हैसियत से किया है। इसमें जो 224 में जो ट्रैक समझ में आ रहा, जो ट्रैक रिलेट कर रहा है, वो कर रहा है पिक्रिक एसिड से। पिक्रिक एसिड मेडिसिन में पहले बंदा फिजिकली एग्जॉर्टेशन में जाता है और फिर उसका मेंटल फैकल्टी अफेक्ट होती है पिक्रिक एसिड की। ज्यादा जगने से, ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा ओवर एक्सर्शन से, ज्यादा ओवर सेक्सुअल अब्यूज से पहले बॉडी वीक होती है, फिर उसका मेंटल फैकल्टी अफेक्ट होती है।
डॉक्टर दीपशिखा। जी एक जी तो जी ट्रैक ये होता है जो इक्विवेलेंट है एक तरह से 224 के, कॉर्पोरियल टू मेंटल कैसे जाती है पैथोलॉजी ऐसे। और जी फॉस्फोरिक एसिड में बेसिकली पहले वो इमोशनली टूटता है, उसका कोई लव को लेके डिसअपॉइंट रहता है, या पहले वो इमोशनली और मेंटली पहले चोट पहुंचती है और फिर धीरे धीरे उसकी भूख खत्म होती है, कमजोर होता जाता है, शारीरिक रूप से बीमारियां तब लगती हैं। तो उसमें ट्रैक दिखता है, पहले मेंटल प्लेन पे आई, मेंटल फैकल्टी से शुरुआत हुई बीमारी की मेलेडी की, और वो पहुंची शरीर पे। जी 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 तो ठीक ये है, दो ट्रैक हमने केवल ट्रैक समझने के लिए है, अदरवाइज दोनों मेडिसिन का यहाँ बहुत ज्यादा रोल नहीं है, केवल ट्रैक देखा। 224 वाला ट्रैक है पिक्रिक एसिड का, हाँ या पिक्रिक एसिड के माध्यम से 224 वाला ट्रैक समझ सकते हैं, और 225 वाला ट्रैक समझेंगे हम एसिड फॉस से। जी इतना इतना थोड़ा रिलेशन था यहाँ बस उसका, है ना। सर मुझे ना बस एक चीज ये पूछना था कि जी भाई। कौन सा ज्यादा डेंजरस रहता है, मेंटल से फिजिकल पे धकेलना या फिजिकल से मेंटल पे धकेलना? मेंटल से फिजिकल पे धकेलना और फिजिकल से मेंटल पे धकेलने में ज्यादा खतरनाक है फिजिकल से मेंटल पे जाना, क्योंकि मेंटल जी वाले का अभी 225 में बता दिया कि मेंटल वाले समय के साथ ये डिमिनिश हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय अभी आगे आएगा, हालांकि इसमें तो डेस्ट्रॉय हेल्थ को ही कर रहे हैं वो। बेसिकली मेंटल वालों का बहुत गुंजाइश है अभी कि अगर वो शरीर पे नहीं आए, इनरोड्स नहीं बनी है, अगला ही है, अगर उन्होंने इनरोड्स नहीं बनाई है, शरीर पे अपने निशान नहीं छोड़े हैं कॉर्पोरियल पे, तो वो आपके उसी से बाहर हो जाते हैं कंसोलेशन से ही। आगे आएगा अगले वाला, यही सवाल आंसर है जो आप कह रहे हैं। जब तक अगर वो इनरोड ना बना दे, इनरोड का मतलब अपने निशान ना बना ले, इमोशनल और मेंटल जी डिजीज सर। शुरू होने के बाद यदि कॉर्पोरियल बॉडी पे अभी उसने अपनी जगह, अपनी सड़कें नहीं बनाई, अपनी छाप नहीं छोड़ी है, तो वो बाहर से बाहर ही ठीक हो जाते हैं दोस्त। लेकिन उनमें भी ये कहा है कि वो दोबारा से ना आए, उसके लिए भी एंटीसोरिक जरूर देनी है। ये 2 to 6 में यही है टोटल। बड़ा अच्छी बात है कि आपका सवाल वही आया है जो 2 to 6 बताएगा आप। जी सर। 2 to 6 में कह रहे हैं कि इट इज ओनली सच इमोशनल डिजीजेज एज दीज विच वर फर्स्ट एनजेंडर्ड एंड सब्सिक्वेंटली कैप्टर्ड बाय द माइंड इटसेल्फ। अब ये देखना आप, जो आप कह रहे हैं ना कौन सा खतरनाक कैसे होगा, कह रहे हैं केवल इस तरह के इमोशनल डिजीज जो केवल अभी शुरुआत हुई है जिनकी, और अभी वो केवल और केवल माइंड पे बने हुए हैं, वो माइंड के द्वारा अभी गवर्न किए जा रहे हैं, अभी बॉडी का कोई रोल नहीं है वहां अभी। आगे कह रहे हैं दैट वाइल दे आर येट रिसेंट एंड बिफोर दे हैव मेड वेरी ग्रेट इनरोड्स ऑन द कॉर्पोरियल स्टेट। वो जबकि अभी शुरुआती ही दौर में हैं और उन्होंने अभी कोई ग्रेट इनरोड नहीं बनाई है कॉर्पोरियल स्टेट पर, यानी कि अभी कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए हैं दोस्त बॉडी में। कह रहे मे बाय मीन्स ऑफ साइकिकल रेमेडीज सच एज ए डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस, फ्रेंडली एग्जॉर्टेशन, सेंसिबल एडवाइस and often by well disguised deception be rapidly changed into healthy state of the mind, ब्रैकेट वगैरह, and with appropriate diet and regimen seemingly into a healthy state of the body also। तो आगे ना भाई कौन सा ज्यादा खतरनाक है, ये मेंटल और इमोशनल डिजीज जब तक केवल माइंड के प्लेन पे ही है, माइंड के ही द्वारा अभी माइंड मेंटल फैकल्टी ही इन्वॉल्व है, और अभी ये शारीरिक रूप में किसी बीमारी में प्रकट नहीं हुए हैं पैथोलॉजिकली पैथोफिजियोलॉजिकली, तो ये अपनी साइकिकल रेमेडीज हैं, इनको साइकिकल रेमेडीज का दर्जा मिला है। आपका एडवाइज करना, फ्रेंडली एग्जॉर्टेशन करना, सेंसिबल एडवाइज करना, कह रहे, या फिर वेल डिस्गाइज डिसेप्शन करना, इनके माध्यम से ये बहुत तेजी से हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं दोबारा से, अगर इनको अप्रोप्रिएट डाइट एंड रेजिमेंट पे रखा जाए तो ये बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं फिर से पुनः। ठीक है,
अब ये जो वेल डिस्गाइज्ड डिसेप्शन है, इसका बहुत खूबसूरत एग्जांपल अमित शर्मा भी बताते हैं। कई बार इन्होंने जब भी टॉपिक शुरू हुआ है तभी बताया था। एक बंदे को ऐसा लगा कि उसने कुछ वो खा ली, छपकली खाने में, डॉक्टर श्रेय, जी सर। और उसे शक हो गया कि कुछ इसमें छिपकली थी जो मैंने खाना खाया। उसके बाद वो सूखता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है और बीमार होता, मतलब कमजोर होता जा रहा है। तो उसमें फिर एक बहुत इस तरह का एक्सपर्ट गया उसके सामने, तो वो समझ गया कि इसको ना एक ये मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब है। तो उसने कहा कि चल मैं निकालता हूँ, मतलब मेरे पास इलाज है। तो उसने उसको एक वोमिटिंग की गोली दी और एक उसने अलग से छिपकली, मरी हुई छिपकली है, अपनी छिपकली अपने पास छुपा के रखी थी। तो जैसे ही उसने वोमिटिंग करी तो उसकी नजर बचाते हुए उसने वो छिपकली उसके वोमिटस में डाल दी। और वो कहा कि यार तू तो सही कह रहा था, देख निकल गई। ये थी भाई। तो उसके बाद वो बंदा हेल्दी होता चला गया, उसकी भूख खुल गई, उसकी बॉडी रिकवर हो गई। ये है वेल डिस्गाइज्ड डिसेप्शन। 3 इडियट्स में भी जो राजू था उसको कोमा से बाहर निकाला उसने, जो वो फंसा पड़ा था वहां, वो उसका भी एग्जाम्पल मैंने लिखा। हाँ भैया क्या कह रहे हो? अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं पहले। देखिए वो तो खैर अलग हाँ, ये बातें वहीं आई हैं कि अभी अभी हमारी जो बीमारी है वो हमारे इमोशनल प्लेन पर है। हाँ। उसने माइंड में, फिर इसको और गहरा समझेंगे तो उसने माइंड के इंटेलेक्ट को, अभी इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करा। अभी वो इमोशन में है कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को चिंता हो रही है, और हम उसे उसी लेवल पर सिर्फ समझाकर अभी जब तक, क्योंकि उसने इतनी गहरी नहीं गई कि उस रिलेटेड ऑर्गन्स को खराब करना या रिलेटेड ऑर्गन्स तक उसने अपनी इनरोड नहीं बनाई, खाली एक इसी मेंटल या इमोशनल लेवल पर भी अभी स्टेबल भी नहीं हुई, तो उस केसेस में हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर स्टेबल हो जाती तो 2 to 5 में बताया ना, अगर वहां स्टेबल हो गई तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी कॉर्पोरियल हेल्थ को ग्रेट डिग्री पे आगे चल के। हाँ हाँ है ना? हाँ पर हाँ भाई श्रेय। सर वो सेम एग्जांपल जैसे आपने छिपकली वाला बताया था, वैसे ही एक एग्जांपल था कि यूपी का ही कहीं था वो, उस पेशेंट को ना पेट में बहुत दर्द रहता था। तो उससे पूछे थे, उसको कहता है डॉक्टर साहब मेरे को लगता है मेरे पेट में ना सांप आ गया है, क्योंकि मैं एक बार कहीं खेत में गया था मोशन करने, वहां पे मैंने देखा सांप है। वो उससे इतना डर गया था कि उसको लगता है कि सांप मेरे पेट के अंदर है। वो बोले जा रहा था कि पेट में मेरा सांप है। हाँ। अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी नहीं था। सब कुछ कराया, सब कुछ क्लियर है, लेकिन पेट में दर्द वगैरह सब बताते रहते थे। तो वहाँ के सर्जन जो थे उन्होंने एक तरकीब लगाई कि इसको ओटी लेके जाते हैं। उसको ओटी लिया, उसको उसको मतलब नींद की दवाई दे दी, और एक सपेरे को बुला के ना सांप ले आए उसको, और जब वो नींद से जागा तो उसको दिखा, देखते यहाँ पे सांप, तो वो निकाल दिया हमने, अब तो ठीक है जा। उसके बाद उसके सिम्टम्स थोड़े रिलीफ होने लग गए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। माँ बच्चों का दर्द फूंक मार के सही कर देती है। जी। माँ, किसी बच्चे के चोट लगती है और वो रो रहा है, दर्द हो रहा है, माँ फूंक मार दे के ले हो गया सही, और उसे आराम आता है। उसका भी एक साइंटिफिक पहलू है पीछे, कभी पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक्स में मिलता है कि वहां पेन किलर क्रिएट होता है उसको शरीर में भी। तो बेसिकली बात यही रखें कि उसको वेल डिस्गाइज्ड डिसेप्शन से भी। हाँ दीपशिका कुछ कह रही है। फिर बस अब तो ये भी है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो अपनी मदर से बात करें, क्योंकि माँ से बात करने पे बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो आपको बहुत कंफर्ट देता है। तो आवाज तक से भी है, मतलब एक वो ट्रैक जैसे बोलते ना बन जाता है कि मदर से जो सूदिंग मिलती है फूंक करके, या उन्होंने बोल दिया ठीक है, या बच्चे को बोल दिया हाँ अच्छा अब अच्छे हो जाओगे, तो वो ये सब साइकिकल रेमेडी का दर्जा लेंगी। अच्छे फ्रेंड से बात हो जाए, मन चाहे साथी से बात हो जाए, उस समय पे माँ से बात हो जाए, जो आपका बहुत ही मेंटर रहा आपकी लाइफ का, वो उससे हो जाए। अभी वोमेन्स ने, हमारी वोमेन टीम ने वो जीता अपना वर्ल्ड कप, तो उसमें रोहित शर्मा का नाम आ रहा है कि, और विराट का, कि सर लोगों ने हमें, इनकी एडवाइस ने हमें बहुत आगे वो गाइड किया। तो कोई इस तरह, ये सब साइकिकल रेमेडीज हैं बेसिकली।
तो ये काम करती हैं डॉक्टर दीपिका। जैसे आप माँ वाला बात बता रहे कि जब हम दुखी हों माँ से बात कर लें, या हमारी बहन जो हमें बहुत सपोर्ट करती है उससे बात कर लें। कोई भी हो सकता है इंसान जिंदगी में, कोई गुरु हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है ना। हाँ जी। तो ये केवल वहीं तक कारगर हैं, बात समझो, जब तक ग्रेट इनरोड्स ऑन कॉर्पोरियल स्टेट ना बना हो। अगर ग्रेट रोड वहां पे हो गई अंकित, यानी कि कॉर्पोरियली चेंजेस आने लगे, तो वहां नहीं है ये सब चीजों का रोल। ठीक है, अब 2 to 7 जरूर बनता है यहाँ पढ़ने का, यहीं रुकेंगे इसे पढ़ के। डॉक्टर श्रेय कह रहे हैं ये ठीक तो हो जाते हैं कंप्लीटली, लेकिन 2 to 7 में कह रहे हैं बट द फंडामेंटल कॉज इन दीज केसेस आल्सो इज ए सोरिक मियाज्म। लेकिन अगर आप बात समझो कि ये होते ही क्यों हैं, तो इनके सबके पीछे सोरिक मियाज्म ही है, विच वाज ओनली नॉट येट क्वाइट नियर इट्स फुल डेवलपमेंट। जो है तो सही, लेकिन यद्यपि अभी अपने फुल डेवलपमेंट पे नहीं आया है, वो बीच बीच में मुंह उठा रहा है सोरिक मियाज्म। एंड फॉर सिक्योरिटीज टेक द सीमिंगली क्योर्ड पेशेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू ए रेडिकल एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। तो इसलिए भैया सुरक्षा की दृष्टि से वो सेफ रहे मरीज, ऐसा मानते हुए उसको क्योर करना चाहिए पेशेंट को किसी रेडिकल एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर भी यहाँ जब वो ठीक हो तब भी उसके लिए एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था देखी जाए जरूर। क्यों? इन ऑर्डर दैट ही मे नॉट अगेन एज माइट इजीली अकर, ताकि वो फिर से ऐसा उसको साइकिकल या इमोशनल बीमारी ना हो। और कह रहे नॉट अगेन एज माइट इजीली अकर फॉल इनटू ए सिमिलर स्टेट ऑफ मेंटल डिजीज, वो फिर से आसानी से उस सिमिलर स्टेट ऑफ मेंटल डिजीज में दोबारा से ना आके पड़े। तो इसलिए जब तक उसको रेडिकल एंटीसोरिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे दीपिका, तो उसका खतरा बना रहेगा कि वो फिर से मेंटल डिजीज ठीक हो गया, मतलब फिर से मेंटल डिजीज के शिकार हो गया वो। तो कई आपने देखा होंगे कि यार समझा दें ये बिल्कुल ठीक होता है, ये फिर कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा थोड़ा बहुत घटता है, ये फिर ऐसा ही हो जाता है। समझ रहे भाई? तो यहाँ ओवरऑल जो परिणाम निकला 227 तक ये है कि बात कैसी भी हो, किसी चीज से आराम आ रहा हो, लेकिन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था तो हमेशा मांग करती ही करती है सिचुएशन। जी सर। हाँ, तो यहीं रुकेंगे भाई। सबको नमस्ते भाई, सबको धन्यवाद, सबको राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। राम राम। राम राम भैया, राम राम भाई, राम राम दोस्त, राम राम जी, राम राम बेटा, राम राम, राम राम सर। राम राम जी।